So hello friends, welcome to my children story channel. चैप्टर नंबर 3 हवा में एक रास। ये बुक जो है वन प्ले इन द जंगल, ये बुक आपको इंग्लिश में है लेकिन आपको ट्रांसलेशन उर्दू में मिलेगी। जब ये बुक ख़त्म हो जाएगी तो ये बुक आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी ऑडियो के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ हमारी आने वाली हर स्टोरी को फॉलो और कमेंट्स में ज़रूर लेकर आएँ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हवा भेड़िए की तरह चीख रही थी। पीहू बेड पर सीधी होकर बैठ गई और दिल धड़क रहा था। तूफान इतना अचानक बढ़ गया, फिर भी बारिश नहीं हुई थी। बस इसके कमरे में दीवारों से टकराकर हवा का घेरा झोंका था। इसकी कमरे की दीवारों से टकराकर हवा का घेरा झोंका था। इसकी खिड़की की खड़खड़ की, लेकिन बाहर का आसमान चमक रहा था। सबसे एक गैर फितरी चमकता जबरदस्त, जिसकी धड़कन इस तरह निकल रही थी जैसे वो जिंदा हो। मोती पर ने पलंग के पांव से आवाज लगाई, कान चपटे हो गए। इसके पर्दे के खुले कटे हुए निशानात से चमकते हुए जमरत की झलकियां में इसके कमरे में घूम रही थी, जैसे किसी खामोश तूफान में फंसे हुए डैंडलैंड के बीजों की तरह घूम रहे थे। वो उसके सर पर तैरते हुए छत से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर एक चमकता हुआ बना। पीहू ने सांस रोकी। अलामतें चमकती हैं, फिर खुद को दोबारा तरतीब देती है। खतूत अपनी जगह से पर ऐसे गिरते हैं जैसे सितारों की तरफ से लिखी गई पहेली, जहाँ साए रक्स करते हैं और गूंज गाते हैं, जादू बादशाह के पास चाबी है। पीहू ने हाँफ कर कहा। जिस लम्हे उसकी सांस हवा से टकराई, अलामतें मुड़ गईं, फिर दोबारा बन गईं। उसकी सांसों ने उन्हें मुतहर्रिक कर दिया। विंड स्क्रिप्ट। इसने सरगोशी की। उसने सिर्फ मोरी काका की पुरानी किताबों में इसके बारे में पढ़ा था। एक कदीम जबान जो स्टारबोर्न बोली जाती है, जो जज्बात, सांसों और गानों का जवाब देने के लिए कहती थी। कोई भी इंसान इस पर काबू नहीं पा सकता था, लेकिन अब अलामतें नाच रही थीं। पीहू आगे बढ़ी। जिस लम्हे उसकी उंगलियां एकदम से चिरी, वो आग की मक्खी की तरह फट गई, चिंगारियों में बिखर गई, दूसरे भी बिखर गए। उसके लिहाफ के बिल्कुल ऊपर घूमने वाले छोटे बगोले में घूमने से पहले ही जंगली तौर पर वो घूम रहे थे। ये एक कंपास की तरह गनगनाया और इशारा किया कि इसकी तंग नोक उसकी दीवार के नक्शे पर एक जगह की तरफ घोंप रही थी। The whispering wood फिर क्रैक। एक तेज स्पेक्टिकल काऊ ने खामोशी को चीर दिया। खिड़की से दांत के परों का एक झटका टूटा। शीशा इसके फर्श पर सितारों की तरह बिखर रहा था। इस मखलूक ने एक बार चक्कर लगाया, एक साइबरनेटिक कौवा। उसकी आंखें सुर्ख चमक रही थी, इसके पंखों से ज्यादा तार थे। जरकून का जासूस। पीहू ने आवाज लगाई। कौवा डूबता हुआ सीधा घेरने वाली अलामतें को निशाना बना रहा था। नहीं, वो आगे बढ़कर पुकारा। बहुत देर हो चुकी थी कि कौवे ने चमकती हुई गिलहरी को काट दिया। ऊंची आवाज में चीख कर मार कर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन एक टुकड़ा मंडरा रहा था। आखिरी अलामत चमकती हुई चमक रही थी। पीहू ने बगैर सोचे एक नोट कहा। नसीब कोई नोट, इसके वालिद की लोरी, जो वो ख्वाबों में गूंजती थी। वो जो सफी अपने झूले में सितारों को गूंजती थी। नोट बोझ उठाओ, आखिरी गिले उठाओ।
हवा में जलता हुआ फिर चमकता हुआ सोना, इसकी हथेली में उड़ता हुआ वो आग के बोसे की तरह खुद को वहीं घूम रहा था। वो हाथ पकड़कर चीखा, अलामत दर्द से नहीं बल्कि गहराई से जल गई, जैसे कि हमेशा से इसका था। कौवा फिर से चीखा और खड़ा हुआ, लेकिन मोती की खिड़की पर छलांग लगा दी। इसकी छलांग और इसकी छाल पर कुछ अजीब बदल गया। एक चीज, लेकिन पलटों वाला बार मोंग जैसे जमीन की गहराइयों से गाया गया नोट। आवाज हवा की दीवार की तरह कौवे से टकराई, ये हवा में लड़खड़ा रहा था, घबराहट में गियर क्लिक कर रहा था। आखिरी गाय के साथ कौवा मुड़ा और तूफान में गायब हो गया, लेकिन जैसे ही वो उड़ रहा था, उसके जिस्म से कोई चीज गिर गई, एक ही गियर जिस पर निशान लगा हुआ था। वो हाथ पकड़कर चीखा, अलामत दर्द से नहीं बल्कि गहराई से जल गई, जैसे कि हमेशा से इसका था। कौवा फिर से चीखा और खड़ा हुआ, लेकिन मोती की खिड़की पर छलांग लगा दी। इसकी छलांग और इसकी छाल पर कुछ अजीब बदल गया। एक चीज, लेकिन पलटों वाला बार मोंग जैसे जमीन की गहराइयों से गाया गया नोट। आवाज हवा की दीवार की तरह कौवे से टकराई, ये हवा में लड़खड़ा रहा था, घबराहट में गियर क्लिक कर रहा था। आखिरी गाय के साथ कौवा मुड़ा और तूफान में गायब हो गया, लेकिन जैसे ही वो उड़ रहा था, उसके जिस्म से कोई चीज गिर गई, एक ही गियर जिस पर निशान लगा हुआ था। पीहू ने उसे उठाया, आंखें फैलाई। ज़ारकून की अलामत वो अपने वालिद के जदीदे के तबाहशुदा सफ़ाहात पर नक्श है। वही एक नक्शे पर मुर्दा ज़मीनों पर महल लगा देता है। इसने मोती की तरफ देखा, जो रोते हुए अपने हाथ को चाट रहा था। वो चमकता हुआ गल्फ अब भी उसके हाथ हथेली पर टपक रहा था। ये सिर्फ जादू नहीं है, उसने सरगोशी की, और ये एक इंतबाह है, एक चाबी है, और वो जानते हैं कि मेरे पास अब ये है। बाहर सबसे तूफान ऐसे गायब हो गया जैसे पहले कभी नहीं था, लेकिन उसके अंदर मौसीकी बेदार हो चुकी थी। वो इस तरह का शिकार भी हुआ। चैप्टर नंबर 4, टर्किंग द मैप, बात करने वाला नक्शा। उटारी पीहू को याद करने से कहीं ज्यादा ठंडी थी। उसने अपना स्वेटर अपने कंधों के गिर्द मजबूती से खींच लिया। याद की साए में कदम रखते ही चाल को एक तरफ बरश किया। धूल हवा में रक्स करती थी, जो उसने उठाई थी उसकी चमकती हुई चमक में फंस जाती थी। पुराने तने, कीड़े के खा जाने वाले खिलौने और भूले हुए नामों वाली किताबें और उसे खामोश गवाहों की तरह घेरे हुए थे। मोती इसके पास बैठा, उसके कान फड़क रहे थे, नाक फुड़क रही थी। ये वो जगह है जहाँ वो बैठा करता था। पीहू ने सरगोशी की कि इसकी उंगलियां एक पुरानी रैकिंग कुर्सी को चढ़ रही हैं। वो लोहे के बंदों के साथ जाने पहचाने सीने के साथ घुटने टेकती थी, जैसे उसके वालिद ने हमेशा बंद रखा था, उसकी नजरों से छुपाया था, जिसके बारे में उसने कहा था कि ख्वाब के दिन की रोशनी के लिए बहुत भारी है। कांपते हाथों से पीहू ने उसे खोला। अंदर फटे हुए फोटो फ्रेम, एक पुरानी दूरबीन और बिल्कुल नीचे एक छोटा सा म्यूजिक का बॉक्स था। इसका ढक्कन टूटा हुआ था, उसका हैंडल जंगालूद था। उसने उसे छुआ और क्लिक करा। बहती हुई एक फ्लशिंग डाइट लाइन के ट्रेडिंग वर्कर ने एक जमकल था, जिस पर फिश फीडिंग बूथ का लेबल लगा था। ये क्या है? पीहू ने चौंक कर सांस ली। नक्शे ने सरगोशी की। अल्फाज नहीं बल्कि ध्वनि। नोट जो
جو اس کے کانوں میں گھومتے ہیں، اس کی یادوں کے گرد لپیٹتے ہیں، اس کے والد کی دوری سیاہی اور وقت سے پوچھتی ہے۔ موتی نے بھونک کر کہا، پوشیدہ وادی پر نقشہ پھڑپڑا رہا ہے، بھونے ہوئے دانوں کی سرزمین۔ پیہو نے آنکھ ماری، تمہیں کیسے معلوم کہ کہاں بھونکنا ہے؟ اس نے دل کی دھڑکن سے پوچھا۔ موتی نے سرگوشی کی، اس کا کالر ہلکا نیلا چمک رہا ہے۔ پھر ایک ٹمٹماہٹ، نقشے کے کنارے پر ایک داغدار سیاہ رسم الخط میں متن نمودار ہوا۔ کوے کی آنکھ سے بچی، رات گھما گیا، لوری نے بے ساختہ بڑھ گئی۔ کاغذ پر ایک سیاہ داغ اس طرح چھلک رہا ہے جیسے کسی مرتے ہوئے ستارے سے سیاہی چھلکتی ہے۔ پہاڑ راکھ میں بدل گیا، دریا خشک ہو گئے، درخت سوکھ گئے۔ پنجو کی شکل میں ایک سایہ روشنی کو نگلتے ہوئے کناروں سے رینگنے لگا۔ بابا نے یہ میرے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سختی سے سرگوشی کی۔ یہ کوئی عام نقشہ نہیں، یہ زندہ ہے اور یہ مجھے کچھ دکھا رہا ہے، کچھ اس کے پاس ختم کرنے کا وقت نہیں تھا۔ موتی نے آہستگی سے کہا۔ پیہو اس کی نظر سے ملا۔ ہم بھولے ہوئے گانوں کی سرزمین پر جا رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سچائی ہے، اور وہیں وہ گیا تھا۔ میوزک باکس نے ایک آخری نوٹ آف کلیٹ چنائی۔ باہر کوا طوفان میں غائب ہو گیا۔ In the forest of Fishbear, chapter number 5. چاندنی کی گھنے بادلوں کے پیچھے ستارے چھپے ہوئے تھے۔ چونکہ پیہو اور موتی ننھوا جنگل کے کنارے پر پہنچے، جادوئی نقشہ انہیں رستہ بتا رہا تھا اور نرمی سے چمک رہا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور انہیں آگے رستہ بتا رہا تھا۔ یہ وہی ہے، اس نے سرگوشی کی۔ موتی نے گلا کیا، وہ اسے دوبارہ کیوں کہتے ہیں؟ اچانک ایک نرم ششپا ہوا، میں تیرنے لگی جیسے وہ آواز ہوا میں لازق کو سسک کر رہی ہو۔ پیہو نے اس چمکنے پنکھ کو پکڑ لیا جو پاپا نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے سرگوشی کرنے دو، ہمارے پاس چلنے کا رستہ ہے۔ ہر قدم کے ساتھ جنگل بدلتا گیا۔ جب وہ نظر نہیں آ رہے تھے تو درخت ہلکے ہلکے سائے ان کے راستے پر آ گئے اور پیچھا کرنے پر غائب ہو گئے۔ یہ ایک شاخ چلی گئی، ہوا سے نہیں بلکہ خود۔ اچانک ایک لمبی سی سالب کی بیل موتی کو پاؤں سے پکڑ کر گرد پھسل گیا اور وہ چیخی۔ موتی آواز لگائی، اس نے اپنی روشنی انگور کی بیلوں پر ڈالی اور وہ بھاپ میں پگھلنے لگی۔ پیہو نے اس چمکنے پنکھ کو پکڑ لیا جو پاپا نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے سرگوشی کرنے دو، ہمارے پاس چلنے کا رستہ ہے۔ ہر قدم کے ساتھ جنگل بدلتا گیا۔ جب وہ نظر نہیں آ رہے تھے تو درخت ہلکے ہلکے سائے ان کے راستے پر آ گئے اور پیچھا کرنے پر غائب ہو گئے۔ یہ ایک شاخ چلی گئی، ہوا سے نہیں بلکہ خود۔ اچانک ایک لمبی سی سالب کی بیل موتی کو پاؤں سے پکڑ کر گرد پھسل گیا اور وہ چیخی۔ موتی آواز لگائی، اس نے اپنی روشنی انگور کی بیلوں پر ڈالی اور وہ بھاپ میں پگھلنے لگی۔ خاموشی سے پہو کی صلاحیت گونج رہی تھی۔ پتھروں کے درخت کے اوپر سے ایک بہت بڑا الو دھیرے دھیرے نیچے آیا، پروں کو چوڑا کیا،
چاندنی کے نیچے پارچمنٹ کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ خصوصی سے اترا اور اپنی چونچ پر چھوٹے چھوٹے چشموں کو ایڈجسٹ کیا۔ اس نے پرانے کاغذ جیسی آواز میں کہا تو پنکھ کو اپنا شعلہ مل گیا۔ نمونے پائپ کی کر کہا تم کون ہو؟ الو نے شائستہ کمان دی۔ میں پروفیسر روتھ لون، لائبریرین جنگل لور کا ہوا کا آخری کبیر، فیڈر فلاسفر، فیڈر فرینڈ۔ موتی نے سر جھکا لیا کہ بہت سارے عنوانات لبی۔ پروفیسر روتھ کے طرف نگار میں ایک طویل عرصہ جیا نے عنوانات جمع ہے۔ اس نے پیہو کے ہاتھ میں چمکتے پنکھوں کو قریب سے دیکھا۔ اس کا تعلق ملک استارا کا تھا۔ استارون وریٹ، جس کی زرنگی نامہ کو برسوں پہلے سیل کیا تھا۔ پیہو کا دل دھڑک گیا۔ میرے والد نے اپنے خط میں اسٹار بم کا ذکر کیا کہ میں ایک ہوں۔ پروفیسر روتھ سنجیدہ ہو گیا۔ زرکون کی لارا جاگ رہی ہے۔ درخت اسے محسوس کر رہے ہیں۔ ہوائیں اسے سرگوشی کرتی ہیں۔ اگر ستارہ نہ اٹھے تو یہ جنگل گر جائے گا۔ تک الو کے پر چھلک گئے۔ پھر آ کر لکڑی کے ایک چھوٹے سے برنچ پر پہنچا۔ اسے پر ایک چمکتا ہوا جواہر کے ساتھ لینا ہوا یارجمنٹ الکالا۔ صرف 3 دائروں کی آزمائش بھی آپ کو سچائی کو ظاہر کرے گی۔ کیا آپ اسے لیں گی؟